जैविक उद्यान जो है वो पटना में है ना जी? है कि नहीं बताओ? हाँ है। तो संजय गांधी जैविक उद्यान जो पटना में है, तो इसके बारे में एक बात और आपको पता होगा कि संजय गांधी जैविक उद्यान यानी कि ये क्या चीज के लिए फेमस है? तो गेंडा उत्पादन के लिए जो है, ये गेंडा प्रजनन के लिए फेमस हो जाता है। क्या चीज के लिए जी? तो गेंडा प्रजनन के लिए फेमस है। ठीक है जी। गौतम बुद्ध अभयारण्य कहाँ पे है जी? गया में है। कहाँ पे है भैया? गया में हो जाता है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम चंपारण में है। और बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ का जी? बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि आप कह सकते हो बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है भैया? तो मात्र एक राष्ट्रीय उद्यान जो है वो हो जाता है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। ठीक उसी प्रकार जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य राजगीर बता रहा है, लेकिन राजगीर में तो नहीं है। ये भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य जो है ये मुंगेर में है। कहाँ है जी? मुंगेर में, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। इस का कार्यकाल क्या होता है? आप एक बात पता होगा कि हमारे भारत का संविधान जब बना तो संविधान के अनुच्छेद 40 में पंचायतों का उल्लेख था, यानी कि पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख जो है भैया, क्या चीज? तो पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में था? तो पहले जो था वो अनुच्छेद 40 में था। कौन से अनुच्छेद में था भैया? तो अनुच्छेद 40 में हो जाता है। ठीक है सर, ये बात तो क्लियर है हमें। अनुच्छेद 40 में क्या हो जाता है? पंचायती राज व्यवस्था की उल्लेख होती है। लेकिन बाद में आपने पढ़ा होगा कि हमारा देश जब आजाद हुआ, जब 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो उस वक्त हमारे देश में महात्मा गांधी तो नहीं थे। जवाहरलाल नेहरू ने सोचा कि हम अपने संसाधनों को गांव यानी कि सामाजिक स्तर पर पहुंचाए, लेकिन भाई साहब ऐसा नहीं हो रहा था। बड़े बड़े नेता लोग ऊपर ही खा जा रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि कुछ तो करना चाहिए। तो उन्होंने 1951 में राष्ट्रीय सेवा समिति और राष्ट्रीय विस्तार समिति का गठन किया और 1951-52 में गठन किया। फिर इसी की जांच के लिए एक बलवंत राय मेहता समिति का गठन करते हैं। किसका जी? बलवंत राय मेहता समिति का गठन करते हैं। और बलवंत राय मेहता समिति अपना रिपोर्ट कब? 1956 में देते हैं। कब देते हैं जी? तो 1956 में देते हैं। और रिपोर्ट के आधार पर जो है हमारे संविधान में, ऐसे ही हमारे संविधान में बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर सिफारिश पर त्रिस्तरीय पंचायत की बात की गई, यानी कि वर्तमान में हमारे संविधान में कितने स्तरीय पंचायत की बात है? तो त्रिस्तरीय पंचायत की बात है। ठीक है भैया, ये बात तो हो गया। नीचे करो, हटाओ उसको, साइड करो, ऊपर करो, ऊपर करो। ठीक है जी। उसके बाद आपको पता होगा कि 2 अक्टूबर 1959 को, कब जी? 2 अक्टूबर 1959 को जो है सबसे पहले राजस्थान के नागौर में, कहाँ पे जी? तो राजस्थान के नागौर में जो है क्या चीज होता है? तो पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना, यानी कि बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश जो आता है कि त्रिस्तरीय पंचायत का गठन किया जाना चाहिए, ठीक उसी के आधार पर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में जो है क्या किया जाता है? तो पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया जाता है। इसी को देखते हुए बाद में हालांकि कांग्रेस की सरकार गिरती है और 1977 में जनता पार्टी की सरकार आती है। और जनता पार्टी की सरकार जो है, जनता पार्टी की सरकार क्या करता है भैया? तो 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन करता है। और अशोक मेहता समिति जो है ये त्रिस्तरीय पंचायत, 2 स्तरीय पंचायत की बात करता है। ठीक इसी प्रकार 73वां संविधान संशोधन हमारे संविधान में होता है पीवी नरसिम्हा के सरकार में, और ये होता है 1992 में। और ये 73वां संविधान संशोधन 1992 में होता है, 1993 से लागू होता है। यानी कि 24 अप्रैल 1993 को हमारे संविधान में संशोधन करके क्या पंचायती राज व्यवस्था को एक अलग से क्या बना दिया जाता है जी? क्या बना दिया जाता है? तो एक अलग संविधान संशोधन करके एक अनुसूची जोड़ा जाता है, 11वीं अनुसूची, और इसके क्षेत्र में 29 विषय दिया जाता है। क्या चीज जी? 29 विषय, यानी कि ग्राम पंचायत का कार्यकाल तो सबसे पहले 5 वर्ष होता है, आपको ये बात पता होगा। यानी कि प्रथम बैठक से यहाँ पे हमने आपको क्या चीज? तो यहाँ पे हमने आपको सारा पंचायती राज व्यवस्था हमने समझा दिया। 73वां संविधान संशोधन द्वारा ही हमारे संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी जाती है। कौन सी अनुसूची भैया? 11वीं अनुसूची जोड़ी जाती है। ठीक है जी, चलो।
बिहार में पंचायती राज व्यवस्था आधारित है भैया, अभी जस्ट मैंने बताया। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था यानी कि बलवंत राय मेहता समिति जो है त्रिस्तरीय पंचायत की बात करता है ना। और त्रिस्तरीय पंचायत की जब बात करता है बलवंत राय मेहता, तो ठीक इसी के आधार पर हमारे संविधान में, उस वक्त तो संशोधन नहीं होता है, बाद में पीवी नरसिम्हा की सरकार आती है और उन्होंने संशोधन करा 1992 में, यानी कि 1992 में संशोधन करा, 24 अप्रैल 1993 से यह लागू में आता है। और इसी के आधार पर हमारे संविधान में जो है क्या चीज, तो 11वीं अनुसूची जोड़ता है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि 29 विषय पंचायतों को दिया गया। कितना विषय? 29 विषय पंचायतों को दिया गया। ठीक है। 52वां संविधान संशोधन जो है ये दल बदल से संबंधित है। क्या चीज जी? तो दल बदल से संबंधित है। 52वां संविधान संशोधन हमारे संविधान में 1985 में हुआ था। कब हुआ था जी? 1985 में हुआ था। ठीक है जी, कोई दिक्कत भैया? कोई दिक्कत है? नहीं है ना? चलो आगे बढ़े। बताओ, गोसनी तथा कोहबर घर की सजावट का संबंध है। मैंने आपको एक बात बताया था कि बिहार में ना, पूरे बिहार में अगर कोई पेंटिंग और पूरे विश्व में अगर कोई पेंटिंग फेमस है तो उस पेंटिंग का नाम है क्या? मिथिला पेंटिंग। क्या फेमस है भैया? तो मिथिला पेंटिंग जो है ये बहुत ज्यादा फेमस है भैया। मिथिला पेंटिंग फेमस हो जाता है। और मिथिला पेंटिंग के प्रसिद्ध कलाकार के बारे में मैंने आपको कल बताया था, उस कलाकार का नाम कौन सा हो जाता है? तो महासुंदरी देवी। कौन सा जी? महासुंदरी देवी। और एक और बताया था, कौन जी? शशिकला देवी। कौन जी? शशिकला देवी। तो शशिकला देवी के पेंटिंग को संरक्षित करने के लिए जापान के, कहाँ पे भैया? तो जापान के तोमकांची, यानी कि तोमकांची एक शहर है, वहां पे एक म्यूजियम का गठन किया जा रहा है और ये बहुत ज्यादा फेमस है। यानी कि गोसनी तथा कोहबर घर का जो सजावट है ये मधुबनी चित्रकला का 2 प्रकार है। याद रखना, मधुबनी चित्रकला का 2 प्रकार कौन सा हो जाता है? तो वो हो जाता है गोसनी तथा कोहबर घर का चित्रकला। डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि ये मधुबनी चित्रकला जो है ना, ये रामायण काल से फेमस है। कब से है भैया? तो रामायण काल से फेमस है। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि आपको यह कहाँ से मिलता है, तो रामायण काल में इसका वर्णन मिलता है। यानी कि जब माता सीता की विवाह होती है तो विदेह गणराज्य के 25वें शासक सिरध्वज जनक वहां के मिथिला के महिलाओं को आदेश देती है कि हमारी पुत्री का विवाह हो रहा है, आप सभी लोग क्या चीजिए, आप सभी लोग क्या करिए, तो एक पेंटिंग बनाइए। तो सभी महिलाएं मिलकर बनाती है कौन सा? तो वो बनाती है मधुबनी चित्रकला। और मधुबनी चित्रकला वाकई में बहुत ही फेमस चित्रकला है। ठीक है जी। मधुबनी चित्रकला जो है ये मतलब इसका इतिहास डूबते जा रहा था। 1949 में जो है विलियम आर्चर नामक व्यक्ति हुआ। कौन जी? विलियम आर्चर नामक व्यक्ति हुआ, जिन्होंने इस पेंटिंग को ब्लैक एंड व्हाइट पेंटिंग, इन्होंने फोटो खींचा, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो खींचा और इसे मार्ग नाम से प्रकाशित किया। क्या चीज जी? तो मार्ग नाम से एक पत्रिका में, क्या चीज? एक पत्रिका में जो है ये प्रकाशित करता है किसे? मिथिला पेंटिंग। और वर्तमान में मिथिला पेंटिंग बहुत ज्यादा फेमस है। और अगर पूछे कि भारत का ऐसा कौन सा, क्या भैया? भारत का ऐसा कौन सा स्टेशन है जो कि पूरे मिथिला पेंटिंग से सजाया गया है, तो वो है मधुबनी पेंटिंग। याद रखना, मधुबनी स्टेशन। ठीक है। कौन सा जी? मधुबनी स्टेशन। ठीक है भैया। बताओ, बिहार के किस रेलवे स्टेशनों को मिथिला पेंटिंग से सजाया गया? भैया इस क्वेश्चन को गलत मत करना। बताओ बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। बिहार के किस रेलवे स्टेशन की दीवारों को मिथिला पेंटिंग से सजाया गया? बताइए जल्दी। हाँ जी, मधुबनी स्टेशन। मैंने आपको बताया पहले ही कि मधुबनी स्टेशन जो है ये पूरे किसने सजाया है? तो ये भी याद रखना, महासुंदरी देवी ने सजाया है। किसने सजाया जी? तो महासुंदरी देवी जी जो है इसको सजाते हैं। कौन सजाते हैं भैया? तो महासुंदरी देवी जो है बिहार के रेलवे स्टेशन को, मधुबनी रेलवे स्टेशन को सजाती है। ठीक है। महासुंदरी देवी एक और काम करती है जिसका नाम क्या है? तो जयंती जनता एक्सप्रेस। कौन जी? तो जयंती जनता एक्सप्रेस जो है इसे भी सजाती है। ठीक है भैया, कोई दिक्कत है? चलो